2026 में मोर्चे पर भेजे गए औसत रूसी सैनिक अब केवल कुछ ही मिनटों तक जीवित रहते हैं। उसकी उम्र दिनों में नहीं, घंटों में भी नहीं, बस मिनटों में मापी जाती है। सोचिए, ये सब यूक्रेनी ड्रोन नवाचार के कारण है। और यही नवाचार वजह है कि अब रूसी युद्ध ब्लॉगर खुले आम चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन का क्रीमिया पर आक्रमण अब बस कुछ हफ्तों की बात हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 अलग अलग कहानियों के बारे में बताना चाहता हूं, जो सभी उस एक नंबर से जुड़ी हुई है। रूसी युद्ध ब्लॉगर्स में डर है कि यूक्रेन क्रीमिया पर जवाबी हमला करने की तैयारी में है। पुतिन का कल का अजीब भाषण, जिसमें उन्होंने रूसी सेना के मोर्चे पर आगे बढ़ने का दावा किया, लेकिन उन पर कोई विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि उनके प्रचारक भी नहीं। ईंधन संकट इतना बढ़ गया है कि रूसी लोग अब गूगल पर गैस निकालने का तरीका सर्च कर रहे हैं। मेरा नाम सैम है, आप देख रहे हैं बिजनेस बेसिक्स। सबसे बड़ी खबर जिस पर रूसी युद्ध ब्लॉगर चर्चा कर रहे हैं से शुरुआत करते हैं। एक हफ्ता पहले यूक्रेनी रक्षा बलों ने बताया कि रूस काला सागर की नीप्रो फ्लोटिला से लगभग 2 दर्जन जलयान तैनात करने वाला है। क्रीमिया के आसपास यूक्रेनी मानव रहित नौकाओं और टोही इकाइयों का शिकार कर उन्हें नष्ट करने के लिए। सीधे शब्दों में कहे तो रूस को यकीन हो गया था कि यूक्रेन प्रायद्वीप पर सैनिक उतारने वाला है और वे एक उभयचर अभियान के खिलाफ बचाव के लिए हाथ पैर मार रहे थे। यूक्रेनी नौसेना प्रवक्ता के अनुसार क्रीमिया तट पर रूसी तैनाती यूक्रेनी टोही गतिविधि के जवाब में है। रूस यूक्रेनी टोही दस्तों को पानी में देख रहा था और वे घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें कुछ होने का आभास था। यह कहानी मुख्य धारा में तब आई जब एक बड़े युद्ध ब्लॉगर ने पुष्टि की कि यूक्रेनी जवाबी हमला कुछ ही हफ्तों में हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखें। ये इगोर गिरकिन है, पूर्व रूसी जनरल, जिन्होंने 2014 में पूर्वी यूक्रेन पर आक्रमण और क्रीमिया के विलय में मदद की थी। ये आदमी पूरी तरह दुष्ट है। उसने एक नागरिक विमान गिरा दिया क्योंकि उसे लगा वह यूक्रेनी है और वह यूक्रेनी नागरिकों को इंसान नहीं मानता, उनका सफाया करना चाहता है। लेकिन अभी वह वास्तव में एक रूसी जेल में बैठा है क्योंकि वह क्रेमलिन की कुछ ज्यादा ही खुलकर आलोचना कर रहा था। वह इस युद्ध को चलाने के पुतिन के तरीके के खिलाफ है। वह युद्ध को उस स्तर तक ले जाना चाहता है जिस पर पुतिन भी सहमत नहीं है। अब वह जेल की कोठरी से ट्वीट कर रहा है कि पुतिन की विफलताओं के कारण रूस वास्तव में क्रीमिया खो सकता है। देखिए, गुरकिन ने चेताया कि यूक्रेन का ड्रोन हमला क्रीमिया पर सीधा हमला संभव बना रहा है क्योंकि दक्षिण यूक्रेन में रूसी सेनाएं अलग थलग टुकड़ों में बंट गई हैं और ईंधन की कमी से उनकी गतिशीलता सीमित हो गई है। उन्होंने ये नए संदेश में लिखा, सिद्धांत रूप में स्थिति अभी भी पूरी तरह से दुश्मन की रणनीतिक योजना के दायरे में ही विकसित हो रही है। हमारी सेनाएं अब भी द्वितीयक मोर्चों पर हमलों से खुद को थका रही हैं। इसी समय यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने हवाई वर्चस्व हासिल करने और रूस के भीतर गहराई में मौजूद रणनीतिक लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी योजनाएं लागू करना शुरू किया। उनकी योजना असफल नहीं हुई बल्कि पूरी तरह सफल रही है और अब दुश्मन यानी यूक्रेनियों के पास ऐसा मौका है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला। वे एक बड़ा आक्रामक अभियान शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं, अगर पूरी तरह नहीं तो आंशिक हवाई वर्चस्व के साथ। स्वाभाविक रूप से यह वर्चस्व हर जगह नहीं है और निश्चित रूप से समय के साथ रूस इस समस्या का समाधान कर सकता है। इसी वजह से गोरकिन ने निष्कर्ष निकाला कि दुश्मन के पास क्रीमिया में आक्रामक कार्रवाई के लिए कुछ सप्ताह हैं, अगर उनके पास ऐसा करने के लिए बल और संसाधन हो। अब जवाबी हमले की बात करें तो क्रीमिया पर हमला भविष्य में हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन अभी मोर्चे पर आगे नहीं बढ़ रहा है। एक साथी यूट्यूबर प्रेस्टन स्टीवर्ट की इस रिपोर्ट पर नजर डालें। रूसी स्रोत अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूक्रेनी बलों ने पश्चिमी जापोरिजिया में बढ़त बनाई है। प्रिमोर्स्क शहर पर कब्जा करने के बाद यूक्रेनी टुकड़ियों ने और दक्षिण की ओर बढ़ना जारी रखा है, जिससे काम्यांस्क में रूसी ठिकानों के लिए असली खतरा पैदा हो गया है। अब ये सब केवल एक चीज की वजह से संभव हो पाया है, यूक्रेनी ड्रोन नवाचार, और इसी ने रूस के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जो मैंने लंबे समय में देखी है, और यह है रूस के हताहत आंकड़ों से जुड़ा है और एक नए रूसी भर्ती के जीवित रहने की अवधि कितनी होती है। जरा देखिए, जिस पल से एक नया रूसी भर्ती प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचता है और उसकी युद्ध में अंततः मृत्यु हो जाती है, औसत समय 10 दिन से लेकर 3 हफ्ते के बीच होता है।
हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं हैं क्योंकि रूस इन्हें प्रकाशित नहीं करता और यह आंकड़ा निराशाजनक है। यहाँ बताना जरूरी है कि यह पूरा चक्र है, उसके बस में बैठकर प्रशिक्षण केंद्र जाने से लेकर अंततः मोर्चे पर लड़ने तक का समय। लेकिन चलिए इसे और सीमित करके देखते हैं। आइए हम इस पर ध्यान दें कि एक रूसी भर्ती के लिए मोर्चे पर औसतन जीवित रहने का समय कितना है। इस रिपोर्ट के अनुसार वह केवल 20 से 35 मिनट के बीच है, जो कि पागलपन है। मुझे हैरानी है कि यह आंकड़ा मिनटों में बताया जा रहा है, दिनों में नहीं। ये मिनट है। यह शायद द्वितीय विश्व युद्ध से भी बुरा हो सकता है। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय की स्थिति है, जब ट्रेंच युद्ध चल रहा था और हालात पूरी तरह से निराशाजनक थे। अब सिर्फ तुलना के लिए रूस को अब हर एक यूक्रेनी हताहत के मुकाबले लगभग 8 सैनिक मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल रूस के मासिक हताहत 30,000 से ज्यादा रहे हैं। मुझे यकीन है कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर में और शायद अक्टूबर में भी ये संख्या 30,000 से ज्यादा थी। रूस कई सैनिक खो रहा है और नई भर्ती में भी मुश्किल हो रही है। पुतिन की बढ़ती हताशा को समझने के लिए अब साइन अप बोनस 80,000 अमेरिकी डॉलर तक हो गए हैं। सेना में भर्ती होने पर आपको 1,40,000 अमेरिकी डॉलर तक का अतिरिक्त कर्ज माफ हो सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर से कहूँ तो यह रकम अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन रूस में तो ये पीढ़ी बदल देने वाली रकम है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस तरह की रकम के साथ अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं, लेकिन इतना भी लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए राजी नहीं कर पा रहा, जो लगभग मौत की सजा जैसा है। हम अपनी नई सीरीज बैटलफील्ड ब्रेकडाउन में पूर्व नेवी सील चक फार के साथ इस पर नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं और यहाँ उस सीरीज का एक क्लिप है जिसमें वह ठीक ठीक बताते हैं कि रूसी सैनिक मोर्चे पर क्यों नहीं बच पा रहे हैं, वे ज्यादा समय तक क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। जरा देखिए। आप जानते हैं, जो हम लगातार देख रहे हैं वो ये है कि यूक्रेन एक ही लक्ष्य के खिलाफ कई ड्रोन भेजता है और ये दिखाने के लिए कि ये कितनी मार कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वे ईंट की दीवारें तोड़ी जा रही थीं। उनके पास ड्रोन के लिए कई तरह के पेलोड भी हैं और वहां हम देखते हैं कि पूरा घर उड़ गया। तो वहां आग लगाने वाले विस्फोटक ड्रोन वॉरहेड्स और आग लगाने वाले पेलोड्स हैं। पहले क्लिप में यहाँ हमारे पास एक उत्तर कोरियाई सैनिक है जो एक ड्रोन को गिरा देता है और फिर उसके पास जाकर देखता है। और यहाँ एक आदमी है जिसने किसी तरह एक ड्रोन को गिरा दिया है और वो भूल जाता है कि युद्ध चल रहा है और ये चीज हथियारबंद थी। तो बच्चों, अगर आप कभी एफपीवी ड्रोन गिरा दें तो इस आदमी जैसा बिल्कुल ना करें। तो वो चीज नीचे गिर चुकी थी, वो अब उड़ नहीं रही थी, लेकिन उसका कैमरा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी सब कुछ चालू था। ये एक दूसरा ड्रोन फिल्मा रहा है जो पहले ड्रोन को वॉरहेड फायर करने का संदेश देता है। तो ऐसी कई और वीडियोस सामने आई हैं जहां लोग गिरे ड्रोन के पास आते हैं और फिर से इनमें ज्यादातर शेप्ड चार्ज वॉरहेड्स होते हैं। तो इसमें चार्ज एक खास दिशा में लगाया जाता है, लेकिन इसमें ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन भी होता है। तो ये एक बख्तर भेदी विस्फोटक जेट छोड़ता है, लेकिन साथ ही ये सभी दिशाओं में फ्रैगमेंटेशन मटेरियल भी उड़ाता है। ड्रोन से निपटने के सबसे अच्छे तरीके युद्ध के मैदान में कौन से हैं? अगर आप उसे गिरा दें तो आप उसके साथ न फटे तोप के गोले की तरह व्यवहार करेंगे, सही? आप उससे दूर रहेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जिसे कम से कम पता हो कि क्या करना है। मुझे लगता है मैं 200-300 मीटर पीछे चला जाऊंगा और उस पर एक ट्रेसर राउंड मारूंगा, जिससे शायद वो फट जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी आप जानते हैं, सैन्य उच्च विस्फोटक बेहद स्थिर होते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास C4 हो सकता है। अगर आप उसे सामान्य गोली से मारें तो कुछ नहीं होगा। इसे सक्रिय करने के लिए दबाव और गर्मी दोनों की जरूरत होती है। तो अगर आप उस गिरे हुए ड्रोन को आर्मर पियर्सिंग इंसेंडरी राउंड से मारते हैं तो वो शायद फट जाएगा, लेकिन सही काम तो यहां से भागना था। एक और बात है इस आदमी की स्थिति की समझ, सही है? उसने इसे गिरा दिया और सील्स में जिसे टारगेट लॉक कहते हैं वो उसके पास था। वो सिर्फ इस ड्रोन में दिलचस्प है। वो कभी ऊपर दूसरी दिशा में नहीं देखता कि उसे एक और ड्रोन से फिल्माया जा रहा है।
सही है। तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, समझ रहे हैं? आपको हर तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना? हम यही कहते हैं, परिस्थिति की पूरी जानकारी बनाए रखें। अब पूरा बैटलफील्ड ब्रेकडाउन एपिसोड सिर्फ हमारे YouTube और बेसिक्स इनसाइडर के सदस्यों के लिए एक्सक्लूसिव है। तो अगर आप पूरी वीडियो और हमारे बाकी मेंबर्स ओनली कंटेंट तक पहुंच चाहते हैं तो आप अभी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके, या basicsinsider.com पर जाकर। आपके समर्थन से ही हम स्वतंत्र सैन्य पत्रकारिता जारी रख सकते हैं। सभी जुड़े लोगों का धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें। अब बात करते हैं जब पुतिन को इन समस्याओं पर सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो पुतिन को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि वो बुरी खबरों से दूर ही रहते हैं। वो हमेशा अच्छी खबरों के लिए सामने आते हैं, लेकिन अपनी सरकार के दूसरे लोगों को बुरी खबरें संभालने देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हालात वाकई में बहुत खराब रहे होंगे जो उन्हें ऐसी किसी बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना पड़ा। और जाहिर है ये सब यूक्रेनी हमलों का नतीजा है जो रूसी रिफाइनरियों पर हुए हैं, और इससे जो ईंधन की कमी हो रही है। तो यहाँ पुतिन एक भाषण दे रहे हैं जो शायद अब तक की उनकी हकीकत से सबसे कटी हुई बातों में से एक है जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही है। सुनिए। आमतौर पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते। मुझे लगता है कि ये दुश्मन के लिए भी अहम है, लेकिन इसका मकसद प्रचार अभियान को हवा देना भी है। या अगर मैं सटीक कहूँ तो ये सिर्फ अभियान नहीं बल्कि रूस के साथ टकराव का हिस्सा एक सूचना ऑपरेशन है। प्रतिपक्षी क्रांतिकारी गतिविधि के हिस्से के रूप में कम से कम इसका उद्देश्य हमारे बीच आत्मसंदेह पैदा करना और हमारी अपनी ताकत, क्रांतिकारी शक्ति पर विश्वास को कमजोर करना है। उनका लक्ष्य रूसी समाज में विभाजन पैदा कर रूस को कुछ समय के लिए रुकने पर मजबूर करना है। हमारे सैनिकों का संपर्क रेखा पर आक्रामक अभियान और उनके लिए अनुकूल शर्तों पर वार्ता प्रक्रिया शुरू करने की परिस्थितियां बनाना, यानी हमारे विरोधी के लिए। हम उन्हें वो मौका नहीं देंगे। क्रांतिकारी के इसके अलावा, और ये महत्वपूर्ण है, इन आतंकवादी हमलों का मोर्चे की स्थिति पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही मूल बात है। चाहे हमारे बुनियादी ढांचे पर ये हमले कहीं भी किए जाएं, इनका मोर्चे या संपर्क रेखा की स्थिति पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ता। आंशिक रूप से क्रांतिकारी। पुतिन का आधिकारिक रुख है कि रूस में कोई ईंधन संकट नहीं है। वो कहते हैं कि अरे सब कुछ ठीक है, यूक्रेनी हमले बस आप जानते हैं सूचना युद्ध है, वे कोई असली समस्या नहीं है। आसमान में जो आग और धुआं आप देख रहे हैं वो असली नहीं है, वो बस प्रोपोगेंडा है। यही उनका रुख है। दुर्भाग्यवश सिर्फ मैं ही नहीं, रूसी जनता भी, आम नागरिक से युद्ध ब्लॉगर्स तक अब पुतिन की बातों के खिलाफ बोल रहे हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि वे पूछ रहे हैं कि उन्हें जानकारी कौन दे रहा है। हम जानते हैं कि पुतिन रूस में शायद ही कभी खिड़की वाली इमारत में जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण खतरनाक है। वो बंकर में छुपे हैं, यकीनन काले धुएं से ढका आसमान नहीं देख सकते। लेकिन उन्हें कौन बता रहा है कि रूस में सब ठीक है? यही सवाल सब पूछ रहे हैं और वे लोग इसके बारे में बात करते हुए वीडियो भी डाल रहे हैं। यहाँ एक रूसी नागरिक पुतिन को रूस के ईंधन संकट के बारे में बता रहा है जबकि वो अपनी कार के लिए पेट्रोल लेने की लाइन में लगा है। देखिए। क्रांतिकारी और स्पष्ट रूप से आज हमारे महान राष्ट्रपति ने जोरदार और स्पष्ट रूप से कहा कि कोई संकट नहीं है और ईंधन भंडार लगभग पिछले साल जितना ही है। पिछले साल मैं उन पर विश्वास करता हूँ। बिल्कुल। मैं शहर के एकमात्र पेट्रोल पंप पर 45 मिनट से लाइन में हूं जहां पेट्रोल मिला। मैं 8 पेट्रोल पंपों के पास से गुजरा था और यहां खड़ी गाड़ियां दिखाती हैं कि यहां सच में ईंधन का भंडार है। वे सब शहर के एक पेट्रोल पंप पर इकट्ठा है। हमारे राष्ट्रपति फिर से झूठ नहीं बोल रहे थे। जब भी आप उन्हें सुनते हैं सिर्फ सच सुनाई देता है। कानों को सुकून देने वाली बात है। कानों को खुशी मिलती है। अगले नंबर पर एक युद्ध समर्थक रूसी ब्लॉगर है जो कहता है कि पुतिन को गलत जानकारी देने वाले को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वह राष्ट्रपति से झूठ बोल रहा है। ये पुरानी रूसी रणनीति है, अच्छा जार बुरे दरबारी। मतलब रूस में जो भी बुरा होता है वो सलाहकारों की गलती है। जो लोग जार को सलाह दे रहे हैं ये जार की गलती नहीं है। अगर रूस में कुछ अच्छा होता है तो श्रेय जार को ही मिलता है। ये जार की रक्षा की पुरानी
और शानदार प्रणाली है जिसे पुतिन अपना रहे हैं। उन्हें रूस का नया जार कहा जाता है। पर ये क्लिप देखिए। इन उद्योगपतियों के बारे में झंडे की छड़ियों की बात करें तो ज्यादातर लोग वहीं मारे गए जहां शूटिंग हुई थी। मुझे पता है कि उन्होंने उन्हें कहां, कब और क्यों लगाया था। ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सच बताऊं, ये उधारी की जंग अब बहुत थका देने वाली है। तुम्हारी टोपी फटी है, सबने पहले ही चश्मा उतार दिया था। सबको सब समझ में आ गया है, सबको सब पता है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को अब भी रिपोर्ट्स और ब्रीफिंग्स चाहिए कि हम आज आगे बढ़े हैं। जब लड़के वीडियो बनाकर हाथ उठाकर ड्रोन गिन रहे हैं, तब तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो? 30 चीजें हर किसी पर फेंकी जा सकती हैं। ये सब बकवास है। चलो अब राष्ट्रपति के दिमाग में ये सब भरना बंद करें। मुझे समझ नहीं आता इसे क्या कहूं। पहले वे उसके कान में बकवास भरते रहते थे, लगातार उसके कान में झूठी बातें डालते रहते थे। शायद उसके दोनों कानों पर कुछ ढाल लगा देनी चाहिए ताकि कोई उसे फिर झूठ न परोस सके। लेकिन वे अभी भी जारी रखते हैं। लेकिन वे फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे आगे बढ़ाते रहते हैं, बकवास करते हैं और भ्रम फैलाते हैं। मुझे लगता है कि हमारा प्लांट संभाल लेगा, हम पंप कर देंगे। इरकुत्स्क की स्थिति स्पष्ट नहीं, न सिलाई हो रही है न डीजल है। यह कैसे हो सकता है? उनके पास अंगार्स्क में प्लांट है, क्या वो काम नहीं कर रहा? दुश्मन हमारे अंदर हैं और उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। अब कुछ रूसी अधिकारी इस मुद्दे के हल पर बात कर रहे हैं। हम जल्द ही उस जवाब पर आएंगे। उससे पहले जल्दी से मीम सेगमेंट पर चलते हैं। आप लोग नियम जानते हैं। अगर आपको मीम पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दे। अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड है तो बस लाइक बटन दबा दे। अब चलिए इन्हें देखते हैं। पहला मीम 2 अलग अलग रूसी एयर डिफेंस के बारे में बात करता है। 2 तरह के हैं, एक जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, दूसरा वो है जो सिर्फ अपने ही ठिकानों पर फायर करता है। जैसे मॉस्को में किसी मिसाइल ने रूसी फ्यूल डिपो उड़ा दिया था। जो तस्वीर मिली, मुझे यकीन है कि वो 100 साल बाद म्यूजियम में होगी। अब अगली तस्वीर के लिए मैं YouTube एल्गोरिदम के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, ये एक मीम है। मुझे पूरा यकीन है कि ये या तो फोटोशॉप है या AI से बनाई गई है। ये असली तस्वीर नहीं है। मैं आप लोगों से झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये एक मजेदार मीम है। हमारे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डॉक्टर बने हुए हैं और एक सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं जो यूक्रेन में बनी फ्लेमिंगो मिसाइल है। मुझे यकीन है कि पुतिन को इससे अच्छा अनुभव नहीं होगा। यही सच है। अब चलिए अगले मीम पर चलते हैं। अगला मीम है एक रूसी महिला का जो कर्च ब्रिज के पास क्रीमिया छोड़ रही है। क्योंकि आखिरकार मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन क्रीमियन प्रायद्वीप से भागने की कोशिश कर रहे लोगों की वजह से ब्रिज पर 12 घंटे लंबा ट्रैफिक जाम है। तो ये रूसी महिला कह रही है, अरे जिसने भी इस प्रायद्वीप को छुट्टियों की जगह के तौर पर प्रचारित किया था वो बिल्कुल सच नहीं है। वह मैनेजर से बात करने की कोशिश कर रही है जो शायद पुतिन है। आखिरी मामला हाल ही में आए उन आंकड़ों से जुड़ा है जिनका जिक्र हमने पहले वीडियो में किया था। रूसी सैनिकों को पुतिन मरने भेज रहे हैं। इस युद्ध का सबसे दुखद पक्ष यह है कि रूसी सैनिकों की उम्र कम होती जा रही है क्योंकि रूस को भारी नुकसान हो रहा है, जैसा कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने भी कहा है। अब वापस गंभीर मुद्दे पर आते हैं। ये कोई मजेदार मीम नहीं बल्कि तंज भरा और दुखद है। अब देखते हैं रूस ईंधन संकट कैसे हल करना चाहता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया कि हम तेल कहां से लाएंगे। आखिरकार तेल की कमी है। मुझे लगता है कि जितने भी वीडियो हमने देखे हैं उसके बाद हर कोई इस बात से सहमत है और यही दिमित्री पेस्कोव कहते हैं। पुनरुत्थान के विषय पर रविवार की बैठक में राष्ट्रपति ने अधिकारियों को पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की जांच का निर्देश दिया। क्या कोई संकेत है कि आयात किन देशों से होंगे? खैर, जाहिर सी बात है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। संपर्क जारी है। स्वीकार्य कीमत पर समझौता हुआ तो हो जाएगा। ये बाजार को स्थिर करने की दिशा में एक और कदम होगा और इसका उद्देश्य इस घबराहट भरी मांग को रोकना है। पेस्कोव ने विवरण नहीं दिए। इसका एक कारण है जो एक मीम जैसा है। ये थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं समझाता हूँ। कुछ ही दिन पहले रूस के सबसे बड़े टेलीग्राम चैनलों में से एक न्यूज़ चैनल ने ये खबर साझा की जिसमें उसने कहा, अरे सभी लोग जो क्रीमिया में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, चिंता मत करो, एक खेप आ रही है, बहुत सारा तेल क्रीमिया आ रहा है, आपकी समस्याएं जल्द हल होंगी। अब अंदाज़ा लगाइए इस न्यूज़ चैनल को कौन देख रहा था? यूक्रेनी ड्रोन बल। जैसे ही खेप पहुंची, अगली तस्वीर में दिखता है कि वह धुएं में जल रही है। इसी दौरान रूसी युद्ध ब्लॉगर्स ने
फाइटर बॉम्बर के खिलाफ बोलना शुरू किया और पूछा, तुम ये जानकारी क्यों साझा कर रहे हो? मुझे लगता है पेस्को ने सब देखा और अब कह रहे हैं, हम समस्या हल करेंगे पर शिपमेंट कहाँ से आएगी ये नहीं बताएंगे। मुझे लगता है कि ये शायद कजाकिस्तान से और शायद कुछ बेलारूस से भी आएगा, लेकिन वे जानकारी साझा नहीं करना चाहते क्योंकि जो हुआ उस वजह से। अब सरकार के प्रयासों के बीच रूसी नागरिकों ने अपनी तरह से ईंधन समस्या सुलझाना शुरू कर दिया है, जो सकारात्मक नहीं है। ये डेटा देखें, गूगल सर्च या कहे तो गूगल का रूसी वर्जन, जो असल में गूगल की नकल ही है। यह दिखाता है कि अब रूसी लोग रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोल निकालने की खोज कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये स्थिति की गंभीरता बताता है। सोशल मीडिया पर लोग टिप्स ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं कि ऐसा कैसे करें। ये क्लिप देखिए। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये हुनर सीखना पड़ेगा, लेकिन अब समय आ गया है पापा। धन्यवाद। पेट्रोल निकालने के लिए नामांकन खुला है। आपने सब समझ लिया। अब मैं सिखाऊंगी पेट्रोल कैसे निकाला जाता है। मैंने सोचा, नहीं भगवान, ये नहीं। मुझे यकीन है कि जल्द ही पेट्रोल निकालने का कोर्स बिकेगा। क्या आप जानते थे रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच ने किशोर अवस्था में सोवियत संघ में तेल की तस्करी से करियर शुरू किया था? ऐसा कहा जाता है। उनकी आदत है लेखकों और पत्रकारों पर मुकदमा करना, इसलिए मैं कथित तौर पर कह रहा हूं, लेकिन अगर सच में मुकदमा करना है तो मेरा नाम काश पटेल है, वॉशिंगटन में मिल जाऊंगा। बस इतना ही कहना था। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे मेंबर बनकर ऐसा कर सकते हैं। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा।